नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। इसलिए आप लोग अपने पास पेन और कुछ पेज लेकर बैठ जाइए, ताकि जो जो बात हम बोले उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट भी कर सकें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऊष्मा। क्या देखेंगे आज? ऊष्मा के बारे में देखेंगे। ऊष्मा यानी कि हीट के बारे में आज पढ़ेंगे। हीट। आज जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और इस ठंड में आज हम बात करेंगे आपसे ऊष्मा के ऊपर, हीट के ऊपर। क्या है ऊष्मा? क्या ऊष्मा? देखिए, ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को गर्म या ठंडा करता है। अब लग रहा होगा आपको कि ऊष्मा वस्तु को गर्म तो करता है, ठंडा कैसे करता है ना? हम बोले कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु को गर्म या ठंडा करता है। तो ऊष्मा वस्तु को गर्म तो करता है, ठंडा कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी वस्तु में हम ऊष्मा देते हैं तो वस्तु गर्म होता है, और यदि किसी वस्तु से ऊष्मा को निकालते हैं तो वस्तु क्या होता है? ठंडा होता है। यानी कहते हैं कि किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर गर्म और उससे ऊष्मा निकालने पर वस्तु क्या होता है? ठंडा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु में ऊष्मा देकर उस वस्तु को क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी वस्तु में ऊष्मा देने पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, उस वस्तु के संरचना में परिवर्तन ला सकते हैं, और साथ ही उस वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन ला सकते हैं। 3 परिवर्तन देखने को मिला। किसी वस्तु में ऊष्मा देने से उस वस्तु के आकार में परिवर्तन, उस वस्तु के संरचना में परिवर्तन, और उस वस्तु के रासायनिक गुण में परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब देखिएगा, ऊष्मा एक अदिश राशि है। ऊष्मा एक अदिश राशि है, और इसको हम लोग Q या H द्वारा दर्शाते हैं। ऊष्मा को Q या H से दर्शाते हैं। अगर हम बात करें Q बराबर, तो Q बराबर फॉर्मूला है mc डेल्टा T। Q बराबर फॉर्मूला क्या है? mc डेल्टा T। यहां पर जो m है वो डिनोट कर रहा है द्रव्यमान को। m किसका मतलब है? द्रव्यमान। C मतलब हो गया आपका विशिष्ट ऊष्मा। C क्या हो गया? विशिष्ट ऊष्मा। और डेल्टा T का मतलब हो गया ताप में अंतर। ताप में अंतर यानी कि तापांतर। ठीक है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला हुआ Q बराबर mc डेल्टा T, जहां m द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, C कर रहा है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट को, और डेल्टा T ताप में अंतर को डिनोट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ऊष्मा जो है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, और ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक ऊष्मा का होता है जूल। एसआई मात्रक क्या है? जूल। जबकि सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या है? कैलोरी। सीजीएस सिस्टम मात्रक क्या है? कैलोरी। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। यहां पर ध्यान दीजिए कि 1 कैलोरी बराबर क्या होगा? 1 कैलोरी का मतलब होता है, 1 कैलोरी का मतलब 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी का मतलब 4.18 जूल। 1 कैलोरी का मतलब 4.18 जूल होता है। अगर बात करें 1000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी का मतलब हुआ 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी का जो मतलब होता है 4180 जूल। 4180 जूल यानी कि लगभग 4200 जूल कहते हैं। 1000 कैलोरी का मतलब कितना हो गया? 4200 जूल हो गया। ठीक है, 1 कैलोरी का मतलब 4.18 जूल, और 1000 कैलोरी का मतलब लगभग 4200 यानी कि 4180 जूल।
अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो उष्मा Q बराबर लिखे mc डेल्टा T, तो m तो द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और C क्या हो गया, C हो गया विशिष्ट उष्मा। तो विशिष्ट उष्मा क्या है, देखिएगा, विशिष्ट उष्मा के बारे में हम फिर बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किसको, विशिष्ट उष्मा को। तो देखिए, किसी पदार्थ की इकाई मात्रा, मान लीजिए कि एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ की इकाई मात्रा हो गया, तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होती है, उस मात्रा को, उष्मा की उस मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक मात्रा को विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है विशिष्ट उष्मा धारिता, विशिष्ट उष्मा धारिता, तो उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट उष्मा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा अधिक होगा, क्या उसको गर्म करने में ताप उष्मा अधिक लगेगा या कम लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पदार्थ का विशिष्ट उष्मा अधिक है, तो क्या उस पदार्थ को गर्म करने में अधिक उष्मा लगेगी या कम उष्मा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अधिक है, तो उसे गर्म करने में अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा अधिक है, तो उस पदार्थ को गर्म करने में अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर सीसा को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है, किसको, सीसा को, लीड को, तो उसमें जितना उष्मा खर्च होगा उससे 8 गुना अधिक उष्मा खर्च होता है मैग्नीशियम के ताप को, मैग्नीशियम के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। यानी कि सीसा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना उष्मा खर्च होता है, उससे 8 गुना अधिक उष्मा खर्च होता है मैग्नीशियम के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में। देखिए, ये जो विशिष्ट उष्मा है, इसका मात्रक जो होता है वो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, और यह भी एक अदिश राशि है। विशिष्ट उष्मा भी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देखते हैं हम लोग उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का क्या प्रभाव है। देखिए, ठंडा का प्रभाव यहां पर पड़ रहा है, मिटाने में क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। देखिए, अब यहां पढ़ते हैं उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव। देखिएगा, किसी वस्तु को उष्मा देने से उसके ताप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, रासायनिक गुण और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। ये तो उष्मा के डिफिनेशन में ही बता दिए थे। ये किसी वस्तु को उष्मा देने पर उसके ताप में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसके संरचना में परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होगा। जब आकार और संरचना में परिवर्तन होगा, इसका मतलब है उसके भौतिक गुण में भी परिवर्तन होगा, है ना। तो ये था उष्मा का प्रभाव, किसी वस्तु में उष्मा देने पर उसके ताप में परिवर्तन, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण में परिवर्तन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं उष्मा संचरण की विधि, यानी कि उष्मा किस तरह से फैलता है, उष्मा संचरण की विधि। तो उष्मा के संचरण की विधि, उष्मा संचरण की विधि की बात करते हैं। उष्मा संचरण की विधि, किस प्रकार से उष्मा का संचारण होता है, किस प्रकार से उष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या एक पदार्थ में एक अणु से आगे बढ़ता है। तो उष्मा संचरण का जो पहला विधि है उसको हम लोग कहते हैं चालन विधि। पहला क्या है, चालन,
ऊष्मा के संचरण का पहला विधि है चालन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन, CONDUCTION। पहला विधि क्या है? कंडक्शन है। पहला विधि क्या है? चालन यानी कि कंडक्शन। ध्यान दीजिएगा कि जब ऊष्मा पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर जाता है, जब ऊष्मा पदार्थ के गर्म भाग से, ऊष्मा जो है पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर जाता है और एक कण से दूसरे कण में होते हुए स्थानांतरित होता है, यानी कि जब ऊष्मा किसी पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होता है और इसमें पदार्थ के कण अपने स्थान पर ही रहता है ना। इसमें पदार्थ के कण आगे नहीं बढ़ता है। ऊष्मा जो है पदार्थ के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर जा रहा है और एक कण से दूसरे कण की ओर जा रहा है, परंतु इसमें पदार्थ के कण अपने स्थान पर ही बना रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? इसको कंडक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण का चालन विधि कहते हैं, यानी कि कंडक्शन कहते हैं। ध्यान देना है, इसमें पदार्थ के कण का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है। दूसरा विधि जो पढ़ना है चालन के बाद, दूसरा विधि है वो है संवहन विधि। क्या है? संवहन। संवहन, संवहन को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन। पहला पढ़े कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या पढ़े कि जब ऊष्मा पदार्थ के गर्म भाग से गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर एक कण से दूसरे कण की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग चालन या कंडक्शन कहते हैं। इसमें पदार्थ के कण का स्थानांतरण नहीं होता है। अब देखिएगा कॉन्वेक्शन क्या है, संवहन क्या है। ऊष्मा का स्थानांतरण का वह विधि है, ऊष्मा के स्थानांतरण का वह विधि है जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित होकर पदार्थ को गर्म करते हैं। इसमें कॉन्वेक्शन में माध्यम के कण जो है वो स्थानांतरित होते हैं और पदार्थ को गर्म करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं या कॉन्वेक्शन कहते हैं। इस विधि से द्रव और गैस संवहन विधि में कहते हैं, इस विधि से द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और वायुमंडल जो गर्म होता है ना वायुमंडल, तो वायुमंडल का गर्म होने का कारण भी क्या है? कॉन्वेक्शन ही है। कॉन्वेक्शन के कारण ही वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। देखिएगा रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर जो देखते हैं फ्रिज, उसमें फ्रीजर जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में फ्रीजर हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि नीचे के गर्म वायु को ठंडा करके फ्रिज को ठंडा रखता है। नीचे के गर्म वायु को ठंडा करके फ्रिज को ठंडा रखता है, इसीलिए फ्रिज में फ्रीजर हमेशा ऊपर में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लिया जाए कि फ्रिज के दरवाजा को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के ताप में क्या अंतर आएगा? क्या कमरा का तापमान बढ़ जाएगा, कमरा का तापमान घट जाएगा, या पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, या पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा? तो देखिएगा कि अगर फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए, कई लोग सोचते हैं गर्मी के दिन में कि फ्रिज का गेट खोल दो, दरवाजा खोल दो तो ठंडा का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रख दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। देखिएगा बल्ब देखें, बल्ब में आर्गन गैस भरा होता है। आर्गन गैस क्या करता है कि तंतु के ऊष्मा को संवहन विधि से चारों ओर फैलाता है। बल्ब में जो होता है ना, बल्ब में क्या गैस है? आर्गन गैस। और ये आर्गन गैस जो होता है वो जो बल्ब में फिलामेंट होता है ना, तो फिलामेंट के ऊष्मा को जो है संवहन विधि से ही चारों ओर फैलाता है। तो ये पहला देखे कंडक्शन, फिर देखे कॉन्वेक्शन, और तीसरा विधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा के स्थानांतरण का, वो है विकिरण विधि। क्या है? विकिरण विधि। विकिरण, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में रेडिएशन विधि। रेडिएशन, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन देखिएगा, रेडिएशन में क्या है
ऊष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसमें किसी कण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहां पर देखे थे कि यहां पर पदार्थ के कण का स्थानांतरण नहीं हुआ था और कॉन्वेक्शन में पदार्थ के कण का ही स्थानांतरण हुआ था। तो विकिरण जो विधि है, रेडिएशन जो है, इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी कण की आवश्यकता नहीं होती है। इसे विकिरण कहते हैं। सूर्य का ऊष्मा जो पृथ्वी पर आता है वो रेडिएशन के कारण ही आता है। सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी पर आता है वो विकिरण विधि के कारण ही आता है। और सबसे तेज गति से अगर ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं तो सबसे तेज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण रेडिएशन से ही होता है। सबसे तेज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण कहां से होता है? चालन से, संवहन से या विकिरण से? तो विकिरण से होता है, रेडिएशन से होता है। सबसे तेज गति से ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होता है? रेडिएशन से होता है। अब देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बात कि ऊष्मा के चालकता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत चालकता के आधार पर नहीं, ऊष्मा के चालकता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चालक पदार्थ और एक होता है अचालक। चालक और कुचालक, बोलिए, चालक और कुचालक। चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ किस आधार पर बात कर रहे हैं? ऊष्मा की चालकता के आधार पर। तो ऊष्मा की चालकता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के हुए। एक हुआ चालक यानी कि कंडक्टर और दूसरा हुआ कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता पूर्वक होता है, जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता पूर्वक होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे धातु हो गया, मानव शरीर से भी ऊष्मा का चालन होता है। और फिर अम्लीय जल हो गया, एक ऊष्मा का अच्छा स्रोत है। कौन कौन? धातु, मानव शरीर और अम्लीय जल। और अगर बात करें बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक का, तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन नहीं होता है उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया। लकड़ी, कांच, वायु, गैस, ये जो क्या है? कुचालक पदार्थ है। ठीक है। अब देखिएगा, ऊष्मा की बात करते हैं हम लोग ताप का, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। ताप यानी कि तापमान की बात करते हैं। देखिएगा, जो ताप है, क्या? ताप, टेम्परेचर। ताप की बात करें, ताप, देखिएगा, किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को ताप कहते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को ताप कहते हैं। अर्थात ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है और ऊष्मा निकालने से ताप घटता है ना। अतः ऊष्मा कारण है और ताप उसका परिणाम है। ऊष्मा कारण है और ताप क्या है? परिणाम है। क्योंकि किसी वस्तु में ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है और ऊष्मा निकालने से ताप घटता है। इसका मतलब ऊष्मा कारण है। ऊष्मा क्या है? कारण है और ताप परिणाम है। ताप क्या है? परिणाम है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु में ऊष्मा देने से ताप बढ़ता है और ऊष्मा निकालने से ताप घटता है। अतः ऊष्मा कारण है जबकि ताप क्या है? परिणाम है। तो अगर बात करें ऊष्मा और ताप में कुछ अंतर के बारे में, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। और ताप जो है वो किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है। ताप क्या है? अवस्था है। किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था। ताप क्या है? किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है। और ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है भाई? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा का मात्रक जूल और कैलोरी है, जबकि ताप का मात्रक केल्विन है। ताप का मात्रक क्या है? केल्विन। ऊष्मा का मात्रक क्या था? जूल या कैलोरी। ऊष्मा का मात्रक जूल या कैलोरी है और ताप का मात्रक केल्विन है। यह कारण है और यह परिणाम है। यह कारण है और ताप क्या है? परिणाम है। अब देखिए,
अब यहां पर पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा मापी यंत्र। ऊष्मा मापी यंत्र यानी कि कैलोमीटर। क्या पढ़ेंगे? कैलोमीटर। तो ताप मापी यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस यंत्र से तापमान को मापते हैं उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ऊष्मा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। तो यहां पर हम लोग ताप मापी थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। ताप मापी के बारे में देखिएगा। ताप मापी एक माध्यम है। ताप मापी यानी कि थर्मामीटर एक माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं के ताप को मापा जाता है। ताप मापी एक माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं के ताप को मापा जाता है। इसमें दो बात पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे निम्न नियत बिंदु। निम्न नियत बिंदु यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP। लोअर फिक्स्ड पॉइंट पढ़ेंगे। लोअर फिक्स्ड पॉइंट निम्न नियत बिंदु कहते हैं कि जिस निश्चित ताप पर समान वायुदाब पर बर्फ पिघलता है उस ताप को निम्न नियत बिंदु कहते हैं। सेल्सियस पैमाने पर यह बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस है। जिस ताप पर क्या होता है? बर्फ पिघलता है उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि निम्न नियत बिंदु कहते हैं। और फिर है उच्च नियत बिंदु अपर फिक्स्ड पॉइंट UFP। LFP UFP अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि उच्च नियत बिंदु जिस ताप पर शुद्ध जल उबलता है, खौलने लगता है, उस ताप को उच्च नियत बिंदु कहते हैं। ठीक है। निम्न नियत बिंदु लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है कि जिस ताप पर बर्फ पिघलता है उसे निम्न नियत बिंदु कहते हैं। और जिस ताप पर शुद्ध जल खौलने लगता है, उबलने लगता है, उसे उच्च नियत बिंदु कहते हैं। इसे क्वथनांक भी कहते हैं। और सेल्सियस पैमाने पर यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। यहां पर फिर पढ़ेंगे हम लोग मूल अंतराल यानी कि फंडामेंटल इंटरवल। मूल अंतराल क्या है? मूल अंतराल फंडामेंटल इंटरवल पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें क्या है कि उच्च नियत बिंदु और निम्न नियत बिंदु के अंतर को क्या कहते हैं? फंडामेंटल इंटरवल कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कुछ है आपका थर्मामीटर। अगर हम बात करें सेल्सियस थर्मामीटर का, किसका? सेल्सियस थर्मामीटर जो है उसको हम लोग कहते हैं व्यावसायिक थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक थर्मामीटर। सेल्सियस थर्मामीटर को बोलते हैं व्यावसायिक थर्मामीटर। उसके बाद अगर बात करें फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को तो उसको कहते हैं डॉक्टर थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को कहते हैं डॉक्टर थर्मामीटर। और फिर अगर बात करें केल्विन को कहते हैं वैज्ञानिक थर्मामीटर। केल्विन थर्मामीटर को कहते हैं वैज्ञानिक थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर सेल्सियस को व्यावसायिक, फ़ारेनहाइट को डॉक्टर और केल्विन को कहते हैं वैज्ञानिक थर्मामीटर। अब देखिए थर्मामीटर की अगर बात करें तो थर्मामीटर बनाने वाला पहला जो वैज्ञानिक प्रयास किया, कौन किया? थर्मामीटर बनाने का प्रयास कौन किया? पहला प्रयास कौन किया? चलिए बताइए जल्दी। थर्मामीटर बनाने का पहला प्रयास जो किया है वो गैलीलियो ने किया है, परंतु व्यवहारिक रूप वाला थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया। थर्मामीटर बनाने का पहला प्रयास कौन किया? गैलीलियो। लेकिन पहला व्यवहारिक रूप से
थर्मामीटर जो बनाया वो बनाया फ़ारेनहाइट ने बनाया। यहां पर देखिएगा कि सेल्सियस थर्मामीटर को व्यावसायिक थर्मामीटर कहते हैं, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं, केल्विन थर्मामीटर को वैज्ञानिक थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर बनाने का पहला प्रयास गैलीलियो ने किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो थर्मामीटर बनाया वो बनाया फ़ारेनहाइट ने। तो थर्मामीटर जो होता है कई प्रकार के होते हैं। देखिएगा, एक तो थर्मामीटर को देखिए, सेल्सियस थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट और केल्विन थर्मामीटर। अब देखिए थर्मामीटर का प्रकार कितना, टाइप्स कितना प्रकार का होता है, तो कितना प्रकार का है, कितने टाइप्स का है, प्रकार देखिए। तो पहला प्रकार है द्रव तापमापी थर्मामीटर। क्या है पहला? द्रव तापमापी, द्रव तापमापी, द्रव तापमापी थर्मामीटर। देखिएगा इसमें क्या है, द्रव तापमापी थर्मामीटर में इसमें पारा और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? पारा का प्रयोग करते हैं और अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। द्रव तापमापी थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? इसमें प्रयोग करते हैं पारा का या अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल उन तापमापियों में प्रयोग करते हैं, अल्कोहल को उन तापमापियों में प्रयोग करते हैं जहां जो है ना अधिक ठंड पड़ता है। अल्कोहल को उन तापमापियों में प्रयोग किया जाता है जहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, काफी ठंड होता है। तो वहां पर हम लोग द्रव तापमापी में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। समझे बात को? द्रव तापमापी में अल्कोहल का भी प्रयोग होता है और पारा का भी, लेकिन अल्कोहल का प्रयोग वहां करते हैं जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। अल्कोहल को जमने का तापमान क्या है भाई? अल्कोहल को जमने का तापमान है -115 डिग्री सेल्सियस। -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल क्या होता है? जमता है। और पारा का अगर जमने का तापमान बताए तो पारा का जमने का तापमान है 39 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस। किसका? पारा का जमने का तापमान कितना है? -39 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर बात करें कि पारा का क्वथनांक कितना है, तो पारा का क्वथनांक है 357 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, उष्मा का सर्वोत्तम चालक होने, चमकीला और अपारदर्शक होने के कारण जो है पारा का प्रयोग हम लोग करते हैं थर्मामीटर में। अगर कोई पूछे कि भाई पारा का प्रयोग थर्मामीटर में क्यों करते हैं, तो पारा क्या है? सर्वोत्तम चालक है, चमकीला है, अपारदर्शक है। और पारा का सबसे बड़ा खासियत यह है कि पारा का ससंजक बल जो है ना वो काफी अधिक होता है। तो ससंजक बल अधिक होने के कारण भी पारा का प्रयोग करते हैं हम लोग थर्मामीटर में। अभी हम बात बोले कि ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं ना। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का जमने का जो तापमान है वह -115 डिग्री सेल्सियस। -115 डिग्री सेल्सियस से -115 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस किसका है? अल्कोहल का है। और जबकि अगर पारा का बात करें तो -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस किसका है? पारा का है। ठीक है। अल्कोहल कितना है? -115 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि पारा का -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस है। तो ये देखें हम लोग द्रव्य तापमापी। उसके बाद देखेंगे गैस तापमापी। क्या देखेंगे 2 नंबर में? गैस तापमापी का।
द्रव तापमापी और गैस तापमापी की बात करते हैं। देखिए गैस तापमापी, गैस तापमापी है ना। देखिए गैस तापमापी जो थर्मामीटर है, तो गैस तापमापी थर्मामीटर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन तापमापी से 600 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन तापमापी से 1500 डिग्री सेल्सियस तक माप किया जाता है। हालांकि गैस तापमापी में हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन 3 तरह के गैस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस तापमापी, नाइट्रोजन गैस तापमापी और हीलियम गैस तापमापी का भी प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस तापमापी से 600 डिग्री सेल्सियस तापमान माप सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन तापमापी से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप को माप सकते हैं। गैस तापमापी में तापमान में हुए छोटे परिवर्तन को हम लोग अच्छा से नहीं माप पाएंगे। गैस तापमान छोटा छोटा जो परिवर्तन होता है, माइनर परिवर्तन 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, तो ऐसा परिवर्तन को हम गैस तापमापी से नहीं माप सकते हैं। और गैस तापमापी 3 प्रकार के हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। उसके बाद ये 2 तापमापी, द्रव तापमापी और गैस तापमापी देखे। द्रव तापमापी, पहला देखे द्रव तापमापी, दूसरा है गैस तापमापी। तो द्रव तापमापी में हम लोग प्रयोग किए थे किसका? पारा का और अल्कोहल का। और गैस तापमापी की बात करें तो इसमें हम लोग प्रयोग किए हाइड्रोजन का, ये 600 डिग्री सेल्सियस ताप को मापता है। नाइट्रोजन 1500 डिग्री सेल्सियस ताप को मापता है। और एक हीलियम गैस तापमापी भी देखे। अब देखते हैं तीसरा प्रकार जो है वो है प्लेटिनम तापमापी। क्या है तीसरा? प्लेटिनम। प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम तापमापी देखिएगा, इसमें प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका रेंज जो है -200 डिग्री सेल्सियस से, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। इसका 1200 डिग्री सेल्सियस किसका? प्लेटिनम तापमापी का। -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस किसका है? प्लेटिनम तापमापी का क्या है? रेंज है। उसके बाद है ताप युग्म तापमापी। क्या है? चौथा ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी, ध्यान दीजिएगा। पहला है द्रव तापमापी, दूसरा गैस तापमापी, तीसरा पढ़ लिए प्लेटिनम तापमापी, और चौथा पढ़ रहे हैं हम लोग ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी क्या है देखिएगा, इसमें जो है स्विंग प्रभाव पर क्या है, ये जो है ताप युग्म तापमापी एक स्विंग ताप पर जो है स्विंग प्रभाव पर क्या है? आधारित है। ताप युग्म तापमापी जो है स्विंग प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद देखिएगा जो 5वां प्रकार है तापमापी का वो है पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर यानी कि पूर्ण विकिरण तापमापी, यानी कि 5वां तापमापी हम लोग देख रहे हैं ना। 5वां तापमापी क्या है? पूर्ण विकिरण तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसमें क्या है? तापमान को मापने के लिए वस्तु को संपर्क में नहीं रखते हैं। जैसे हम लोग थर्मामीटर से अगर बुखार मापते हैं तो यहां पे रख के या यहां पे रख के मापते हैं, लेकिन ये जो पूर्ण विकिरण तापमापी है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है, उसमें वस्तु को संपर्क में नहीं रखते हैं। यह कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस मापता है। इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसका अगर रेंज की बात करें तो कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस मापता है। इसका कोई अधिकतम कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस को मापता है।
इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सूर्य और तारा का तापमान जो मापते हैं इसको इसी तापमापी से मापते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से मापते हैं सूर्य का तापमान को और तारा के तापमान को, क्योंकि इससे कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस ताप को मापते हैं, इसका अधिकतम सीमा नहीं है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बात की कि इसमें ताप को मापने के लिए वस्तु के संपर्क में नहीं रखते हैं, इस तापमापी को वस्तु के संपर्क में नहीं रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मानव है और मानव शरीर के लिए अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी कि 60% आर्द्रता लगभग 2 मिनट प्रति मीटर हवाओं का वेग सबसे उत्तम माना गया है। इन तीनों स्थितियों को एयर कंडीशन नियंत्रित करता है। अगर बात करें कि मनुष्य के लिए क्या है उत्तम, तो तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आर्द्रता कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, 60% है, और 2 मीटर प्रति मिनट हवा का वेग जो है, 2 मीटर प्रति मिनट हवा का वेग जो है वो मानव के लिए उपयुक्त माना गया है। और ये तीनों स्थितियों को नियंत्रित करता है कौन, एयर कंडीशन नियंत्रित करता है। अब देखिएगा, एयर कंडीशन तापमान, आर्द्रता और वायु के वेग तीनों को नियंत्रित किया। अगर बात करें एसी का तो क्या क्या नियंत्रण, ए नियंत्रित किया किसका, तापमान का, तापमान, आर्द्रता का नियंत्रण किया, और साथ में वायु के वेग का, वायु के वेग, ये तीनों का नियंत्रण कौन किया, एयर कंडीशन। एसी तापमान, आर्द्रता और वायु के वेग तीनों को नियंत्रित करता है। कितना तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60% आर्द्रता और वायु का वेग, ये तीनों का नियंत्रण कौन करता है, एसी। अगर बात करें हम कूलर, इसके जगह पर हम कूलर लगा लें तो कूलर किसको नियंत्रित करता है, तो कूलर देखिएगा, कूलर जो है ना वो तापमान तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है किंतु वायु के वेग को नियंत्रित नहीं करता है। कूलर तापमान को करता है, आर्द्रता को करता है, लेकिन वायु के वेग को नियंत्रित नहीं करता है ना, वायु के वेग को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें एसी, है ना, अभी देखे थे एसी, तो एसी को मापते हैं लोग टन में, एसी को मापते हैं लोग टन में, कितना टन का एसी हम लिए, तो 1 टन का मतलब होता है 1600 वाट। 1 टन का मतलब होता है 1600 वाट। 1 टन का मतलब कितना हुआ, 1600 वाट, और 746 वाट का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, 1 HP। लेकिन फ्रिज को हम लोग मापते हैं किस चीज में, टन में, सॉरी एसी को मापते हैं टन में। लेकिन अगर बात करें फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, और बात करें हम लोग क्या कहते हैं उसको, वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज को हम लोग मापते हैं लीटर में। वॉशिंग मशीन और फ्रिज को मापते हैं हम लोग लीटर में। एसी तथा फ्रिज, एसी तापमान को, आर्द्रता को और वायु के वेग को नियंत्रित करता है, कूलर तापमान को और आर्द्रता को करता है नियंत्रित, लेकिन वायु के वेग को नियंत्रित नहीं करता है। फिर बात बोले कि एसी जो है उसका जो है टन में निर्धारित करते हैं, 1 टन, 2 टन, 1.5 टन कैसे होता है। 1 टन का मतलब होता है 1600 वाट। और कूलर, सॉरी, और बात करें तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन को हम लोग मापते हैं, किस चीज में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। यदि बंद कमरा कर दे, पूरा कमरा बंद कर दे, खिड़की वगैरह बंद कर दे और पंखा चला जाए, तो बंद कमरे में पंखा चला जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। बंद कमरे में अगर पंखा चला दिया जाए तो गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है और कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तापमान स्केल के बारे में बात करते हैं। तापमान कितना स्केल है तापमान का,
देखिए, अगर बात करें तापमान का स्केल, ध्यान दीजिएगा, तापमान का स्केल, तापमान का स्केल है ना। देखिए तापमान का स्केल, तो सेल्सियस स्केल पहला स्केल है, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल। पहला क्या है? सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्सियस स्केल के बारे में। इसका आविष्कार जो है वह स्वीडिश वैज्ञानिक था एंडरसन सेल्सियस, उसका नाम भी सेल्सियस ही था, स्वीडन का वैज्ञानिक था। और इसने 1782 ईस्वी में 1782 ईस्वी में इस तापमान के स्केल का आविष्कार किया था। इसका निम्न नियत बिंदु जो है, निम्न नियत बिंदु वो है 0 डिग्री सेल्सियस। निम्न नियत बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उच्च नियत बिंदु की बात करें तो है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो है अगर हम बात करें मूल अंतराल का, तो कितना हो गया मूल अंतराल? 100 का अंतराल हो गया। मूल अंतराल कितना का है? 100 का। तो सेल्सियस तापमान के स्केल का, जो तापमान का स्केल जो सेल्सियस पैमाना है, इसका आविष्कार जो है स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था, 1782 में किया था। इसमें निम्न नियत बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उच्च नियत बिंदु कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मूल अंतराल कितना का है? 100 का है। चंद्रमा का अर्धाकार भाग का तापमान, सॉरी अंधकार भाग का तापमान, चंद्रमा का अंधकार भाग का तापमान जो होता है -180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा के अंधकार भाग का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि चमकीले भाग का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रहेगा, चंद्रमा के अंधकार भाग का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि चमकीले भाग का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें मानव शरीर का, तो मानव शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और नमक मिश्रित बर्फ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखिएगा, नमक मिश्रित बर्फ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, चंद्रमा के अंधकार भाग का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस, और चंद्रमा के चमकीले भाग का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पहला स्केल था कौन स्केल? सेल्सियस स्केल। उसके बाद दूसरा स्केल देख रहे हैं हम लोग। दूसरा स्केल है वो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल। दोनों क्या पढ़ेंगे? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल का आविष्कार जो हुआ वो है 1724 में। इसका आविष्कार हुआ है 1724 में। और इसका आविष्कार डेनियल ने किया था, डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया था। कौन किया था? डेनियल फ़ारेनहाइट ने, डेनियल फ़ारेनहाइट, डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया था। किसका आविष्कार? फ़ारेनहाइट स्केल का आविष्कार किया। और कब किया? 1724 में। 1724 में डेनियल फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया। इसका अगर बात करें निम्न नियत बिंदु का, तो निम्न नियत बिंदु जो है किसका? फ़ारेनहाइट स्केल का निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु। तो निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु की अगर बात करें किस कौन स्केल का? फ़ारेनहाइट स्केल का। तो देखिएगा, एक जब हम लोग पूरा स्केल पढ़ेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल अभी पहले पढ़े, सेल्सियस स्केल, उसके बाद पढ़ेंगे केल्विन स्केल, और फिर एक और स्केल है जो यहां पर हम देखे नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, अभी बात किए थे, कुछ देर बाद पहले बात किए थे कि सेल्सियस थर्मामीटर को हम लोग कहते हैं व्यावसायिक थर्मामीटर, फिर फ़ारेनहाइट को कहते हैं डॉक्टर थर्मामीटर, और केल्विन को कहते हैं वैज्ञानिक थर्मामीटर। लेकिन वहां पर अगर तापमान के स्केल की बात करें तो एक स्केल और आपको मिलेगा, वो है र्यूमर। क्या है? र्यूमर स्केल, ठीक है ना। तो र्यूमर स्केल
में र्यूमर थर्मोमीटर नहीं देखे हम लोग, र्यूमर स्केल को हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर स्केल की बात करें तो 4 स्केल है आपका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। देखिएगा यहां पर जो है फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट स्केल का खोज कब हुआ, आविष्कार कब हुआ, 1724 में हुआ। और कौन किया, डेनियल फ़ारेनहाइट ने किया। अब देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल का निम्न नियत बिंदु और उच्च नियत बिंदु, तो उच्च नियत बिंदु जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, उच्च नियत बिंदु है। और इसका मूल अंतराल 180 है। कितना है, 180। तो आप बताइए कि फ़ारेनहाइट स्केल का निम्न नियत बिंदु कितना होगा। निम्न नियत बिंदु कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें 180 घटा लेंगे 2, यहां कितना बच गया 3, तो क्या हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल का निम्न नियत बिंदु कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उच्च है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मूल अंतराल कितना है 180 का। ठीक है, तो ये आपका था फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा स्केल जो है वह है केल्विन स्केल। क्या है, केल्विन स्केल। तीसरा स्केल हम लोग पढ़ रहे हैं केल्विन स्केल। यहां पर ध्यान देना है क्या कि आपका जो स्केल का नाम है वो इसके आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो केल्विन स्केल का आविष्कार 1848 ईस्वी में लॉर्ड केल्विन ने किया। 1848 ईस्वी में लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल का आविष्कार 1848 ईस्वी में लॉर्ड केल्विन ने किया है। लॉर्ड केल्विन ने केल्विन स्केल का आविष्कार 1848 में किया है। ठीक है, इस स्केल में अगर हम लिखते हैं तो डिग्री नहीं लिखते हैं, है ना। जैसे 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 7 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, 7 केल्विन लिखेंगे। इसमें केल्विन का प्रयोग, केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका निम्न नियत बिंदु 273 डिग्री केल्विन, नहीं 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 नहीं, 273 केल्विन होता है। निम्न नियत बिंदु कितना, 273 केल्विन। और उच्च नियत बिंदु की बात करें तो उच्च नियत बिंदु है 373 केल्विन, 373 केल्विन है। और इसका मूल अंतराल कितना है, 100। इसका मूल अंतराल 100 है। खोज कब हुआ, 1848 में। खोज कौन किया, लॉर्ड केल्विन किया। इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसका निम्न नियत बिंदु जो है 273 केल्विन है, और उच्च नियत बिंदु जो है वो 373 केल्विन है, और मूल अंतराल जो है 100 का है। इस स्केल की बात करें तो देखिए इसको परम ताप पैमाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप पैमाना। इसे परम ताप पैमाना कहते हैं। और मानव शरीर का अगर ताप बात करें तो 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है, 310 केल्विन। ज्यादा बुखार हो गया, 310 केल्विन होता है मानव शरीर का ताप। कितना, 310 केल्विन। अब चौथा स्केल है र्यूमर स्केल। चौथा स्केल क्या है, र्यूमर स्केल। यही बात हम किए कुछ देर पहले कि र्यूमर थर्मामीटर नहीं है, र्यूमर स्केल। चौथा क्या है, र्यूमर स्केल। देखिएगा र्यूमर स्केल का अगर बात करें तो र्यूमर स्केल का खोज 1730 में र्यूमर ही ने किया था। फ्रांस का वैज्ञानिक र्यूमर ने किया। र्यूमर स्केल का खोज 1730 में र्यूमर ने किया। इसका निम्न नियत बिंदु 0 डिग्री र्यूमर और उच्च नियत बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। निम्न नियत बिंदु 0 डिग्री र्यूमर और उच्च नियत बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। और इसका मूल अंतराल जो है वो कितना होता है, 80 होता है। इसका मूल अंतराल क्या होता है, 80। अब देखिएगा जो चार देखिए हम लोग तापमान का स्केल, ये चारों में संबंध क्या है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर में क्या संबंध है। तो संबंध की अगर बात करें तो फॉर्मूला है पैमाना माइनस नियत बिंदु बट्टा मूल अंतराल। क्या है इसका संबंध, पैमाना, पैमाना माइनस निम्न नियत बिंदु, पैमाना माइनस निम्न नियत बिंदु, निम्न नियत बिंदु
बिंदु बट्टा अंतराल, मूल अंतराल, ठीक है ना। पैमाना माइनस निम्न नियत बिंदु बट्टा मूल अंतराल। अब देखिएगा, अगर पहले हम लिखे सेल्सियस तो पैमाना में लिखे सेल्सियस, इसका निम्न नियत बिंदु है 0 डिग्री, तो यहां पर 0 कर दिए, और मूल अंतराल कितना है 100, तो 100 लिख दिए, है ना। बराबर फ़ारेनहाइट में निम्न 32 है, तो 32 कर दिए, बट्टा कितना है, फ़ारेनहाइट का मूल अंतराल है 180, तो यहां पे कर दिए 180, बराबर केल्विन में केल्विन लिखे, इसका निम्न नियत बिंदु है 273, तो माइनस कर दिए 273, बट्टा कितना, मूल अंतराल कितना का है 100 का, बराबर र्यूमर में र्यूमर लिख दिए, माइनस कितना 0, बट्टा मूल अंतराल कितना का है 80 का। देखिए इतना है, सब में जो है, सब में हम लोग कितना से भाग देंगे, सब में भाग देंगे हम लोग 20 से। अगर 20 से भाग दे तो देखिएगा c बट्टा 20 बचे 100, 5, यहाँ f माइनस 32 बट्टा 20 से भागा दो तो 9 दूनी 18, 9 हो गया, k माइनस 273 बट्टा कितना हो गया 5, और r बट्टा कितना हो गया 4, है ना। c बट्टा 5 बराबर f माइनस 32 बट्टा 9 बराबर k माइनस 273 बट्टा 5 और r बट्टा 4, ये क्या हुआ, इसमें संबंध हो गया। एक बात पर और ध्यान देना है कि तापमान पर जो है फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, तो -40 डिग्री, -40 डिग्री ऐसा तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप लिख भी सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि शुद्ध थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप 30 डिग्री सेल्सियस मापता है। शुद्ध थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप 30 डिग्री सेल्सियस मापता है, जबकि एक अशुद्ध थर्मामीटर उसी वस्तु का ताप 87 डिग्री फ़ारेनहाइट मापता है। तो फ़ारेनहाइट में की गई गलती ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है, शुद्ध थर्मामीटर कितना मापा, 30 डिग्री सेल्सियस ताप मापा, 30 डिग्री सेल्सियस ताप मापा, और अशुद्ध थर्मामीटर उसी वस्तु का ताप माप लिया 87 डिग्री फ़ारेनहाइट माप लिया। तो फ़ारेनहाइट वाला जो थर्मामीटर था वो अशुद्ध था, तो कितना गलती मापा, अधिक माप लिया या कम माप लिया, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सेल्सियस को चेंज कीजिए फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, c बट्टा 5 इक्वल टू f माइनस 32/9, c कितना है 30 बट्टा 5 माइनस f 32 बट्टा 9, 6 × 30 और 9 × 6 54 बराबर f माइनस 32, तो f बराबर हो गया 54 प्लस 32, 4 2 6 और 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, माप कितना लिया 87 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का कर लिया, ज्यादा माप लिया, ठीक है। तो ध्यान दिए हम लोग कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर लिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब जो है वो ऊष्मीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि।